इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दफन हैं जिन्हें वक्त की गर्द ने भुला दिया है। ये वो दास्तां हैं जो किसी किताब में नहीं मिलती, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ जुबानी सुनाई जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही गुमनाम कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो तबाही, संघर्ष, अकेलेपन और उस अकेलेपन में जन्मे एक अनूठे रिश्ते की है। ये कहानी है अस्तित्व की लड़ाई की, और उस लड़ाई में दो इंसानों के जिस्म से रूह तक के सफर की। तो सुनिए, ये बात है हिंद महासागर की अथाह लहरों के बीच तैरते एक आलीशान क्रूज शिप ओशेनिया की। रात का समा था, चारों तरफ जश्न का माहौल, तेज संगीत, जगमगाती लाइटें और ठहाकों की गूंज। इसी जश्न में डूबा था 22 साल का एक नौजवान आर्यन, जिसकी आंखों में बस बेफिक्री और जिंदगी जीने का जोश था। और उसी जहाज के एक शांत कोने में भीड़ से दूर खामोश खड़ी थी 32 साल की माया, जिसकी आंखों में समंदर से भी ज्यादा गहरी उदासी थी। दोनों एक ही जहाज पर थे, पर एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। लेकिन उस रात किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। अचानक आसमान में बिजली कड़की और शांत समंदर एक भयानक दैत्य की तरह गरजने लगा। जहाज किसी कागज की नाव की तरह डगमगाने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और जहाज एक अनदेखी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। हर तरफ बस चीखें थीं और मौत का खौफ। इसी उथल-पुथल में आर्यन भी समंदर की बर्फीली लहरों में जा गिरा। अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जब वो लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ पाया, तभी उसे थोड़ी दूर पर एक और हाथ मदद के लिए तड़पता दिखा। वो माया थी। आर्यन भी एक पल भी नहीं गंवाया और अपनी सारी ताकत लगाकर उसे भी उस टुकड़े पर खींच लिया। ठंड और डर से कांपते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा, दो अजनबी जो अब एक ही तकदीर से बंध चुके थे। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोशी की हालत में उस अथाह समंदर में बहते चले गए, एक अनजाने सफर पर जहां जिंदगी मौत से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। कई घंटों तक समंदर की लहरें उन्हें किसी झूले की तरह झुलाती रहीं। जब उनकी आंखें खुली तो सिर एक तेज दर्द से फटा जा रहा था। सामने सफेद रेत थी और सिर के ऊपर जलता हुआ सूरज। आर्यन और माया ने खुद को एक अनजाने किनारे पर पाया। दूर दूर तक बस अंतहीन समंदर था और उनके पीछे एक घना डरावना जंगल, जहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि बच तो गए हैं, लेकिन एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां जिंदगी शायद मौत से भी बदतर थी। दिन में सूरज जैसे आग बरसाता था। गर्मी ऐसी कि चमड़ी जल जाए और गला प्यास से सूखकर कांटा हो जाए। और जैसे ही शाम ढलती, मौसम पलक झपकते ही बदल जाता। ठंडी हवाएं चलने लगती और तापमान इतनी तेजी से गिरता कि उनके दांत किटकिटाने लगते। पहली रात उनके लिए कयामत बनकर आई। जंगल से आती डरावनी आवाजें, ठंड से कांपता जिस्म और भूख से तड़पता पेट। दोनों ने वो रात एक दूसरे से कुछ दूरी पर जागते हुए और डर के साए में काटी। उन्हें समझ आ गया था कि इस टापू पर अगर जिंदा रहना है तो उन्हें साथ मिलकर इस जंगली दुनिया से लड़ना होगा। वो पहली सुबह उम्मीद की कोई किरण नहीं, बल्कि एक और कठिन दिन की चुनौती लेकर आई थी। अब सवाल ये नहीं था कि वे घर कब लौटेंगे, सवाल ये था कि वे अगला दिन देख भी पाएंगे या नहीं। यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। भूख, प्यास, डर और इस अनजाने टापू के अनगिनत खतरों के बीच जिंदा रहने का संघर्ष। टापू पर शुरुआती दिन किसी बुरे सपने की तरह थे। हर पल एक नई चुनौती लेकर आता था। भूख लगती तो ये नहीं पता था कि क्या खाएं, प्यास लगती तो मीठा पानी कहाँ से लाए, और रात होती तो जंगली जानवरों का डर सोने नहीं देता था। आर्यन, जो अपनी बेफिक्र जिंदगी जीता आया था, अब हालात के थपेड़ों ने उसे बदल दिया था। उसके अंदर का जोश अब जिंदा रहने की हिम्मत में बदल चुका था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता और नारियल या जो भी फल हाथ लगता तोड़ लाता। लेकिन हर फल खाने लायक नहीं होता। यहाँ काम आया माया का अनुभव और उसकी समझदारी। वो आर्यन को बताती कि कौन सा फल जहरीला हो सकता है और कौन सा नहीं। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। आर्यन अपनी ताकत से लकड़ी और बड़ी बड़ी पत्तियां इकट्ठा करता, तो माया अपनी सूझबूझ से उन्हें जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में मदद करती। ये झोपड़ी उन्हें दिन की चिलचिलाती धूप और रात की ओस से तो बचा लेती थी, लेकिन जानलेवा ठंड के आगे बेबस थी। रात की ठंड से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कांपते हुए, ठिठुरते हुए जब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया, तो मजबूरी में उन्हें एक दूसरे के करीब आना पड़ा। वो एक दूसरे से सट कर लेट जाते ताकि जिस्म की गर्मी से ठंड का मुकाबला कर सकें। शुरुआत में ये बहुत अजीब और असहज था। दो अजनबी हालात के मारे सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को अपनी ढाल बना रहे थे।
ये रिश्ता जरूरत का था, मजबूरी का था। इसमें कोई अपनापन नहीं था, कोई एहसास नहीं था, या शायद अभी तक नहीं था, आगे शायद हो जाए। हफ्ते महीनों में बदलने लगे और महीने साल में। टापू पर वक्त का हिसाब रखना अब उन्होंने छोड़ दिया था। सूरज का उगना और ढलना ही उनका कैलेंडर था। रात में ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के करीब सोना अब उनकी आदत बन चुकी थी। एक ऐसी आदत जो मजबूरी से शुरू हुई थी, लेकिन अब उसमें एक अनकहा सा सुकून मिलने लगा था। उस भयानक अकेलेपन में किसी का साथ होना ही सबसे बड़ी नेमत थी। एक रात तूफान आया। बारिश की बूंदें उनकी कच्ची झोपड़ी से टपक रही थीं और ठंडी हवाएं सिहरन पैदा कर रही थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि बर्दाश्त के बाहर हो गई। कांपते हुए, ठिठुरते हुए जब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया, तो मजबूरी में उन्हें एक दूसरे के करीब आना पड़ा। वो एक दूसरे से सटकर लेट जाते ताकि जिस्म की गर्मी से ठंड का मुकाबला कर सकें। शुरुआत में ये बहुत अजीब और असहज था। दो अजनबी हालात के मारे सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को अपनी ढाल बना रहे थे। ये रिश्ता जरूरत का था, मजबूरी का था। इसमें कोई अपनापन नहीं था, कोई एहसास नहीं था, या शायद अभी तक नहीं था, आगे शायद हो जाए। ये कोई आम शुरुआत नहीं थी। इसमें दुनिया की नजरों का कोई डर नहीं था, कोई सामाजिक बंधन नहीं था। ये रिश्ता डर, हताशा और जिंदा रहने की जिद से जन्मा था। उस एक रात के बाद उनके बीच की खामोशी टूटने लगी। अब वो सिर्फ काम की बातें नहीं करते थे। आर्यन उसे अपनी कॉलेज की शरारतों के बारे में बताता, अपने अधूरे सपनों के बारे में बताता। और माया, जो हमेशा चुप रहती थी, उसने भी अपनी जिंदगी के पन्ने आर्यन के सामने खोलने शुरू कर दिए। अपनी टूटी हुई शादी, अपने अधूरे सपने, सब कुछ। आर्यन के लिए माया अब सिर्फ एक उम्र में बड़ी औरत नहीं थी, वो उसकी ताकत थी, उसकी हिम्मत थी। माया उसे एक माँ की तरह संभालती, उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाती और एक साथी की तरह हर मुश्किल में उसका साथ देती। वहीं माया को आर्यन के अल्हड़पन में जीने की एक नई वजह मिल गई थी। वो उसकी देखभाल ऐसे करती जैसे कोई माँ अपने बच्चे की करती है, और उससे प्यार ऐसे करती जैसे कोई पत्नी अपने पति को। उनका प्यार दुनिया की नजरों से बहुत अलग था। ये ममता और मोहब्बत का एक ऐसा संगम था जो सिर्फ उसी सुनसान टापू पर ही मुमकिन था। टापू पर रहते हुए उन्हें अब लगभग 3 साल बीत चुके थे। वो इस जंगली दुनिया में जीना सीख गए थे। उनका रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था, एक ऐसा बंधन जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। वे एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, दोस्त, साथी, परिवार। फिर एक दिन माया को अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ, एक ऐसा बदलाव जिसने उसे अंदर तक डरा दिया और साथ ही एक अनजानी खुशी से भर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो मां बनने वाली है। जब उसने ये बात आर्यन को बताई तो आर्यन एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसके चेहरे पर खुशी और खौफ के मिले जुले भाव थे। इस वीराने में, इस नरक में एक बच्चे का जन्म, ये सोचना भी नामुमकिन लग रहा था। कहां से लाएंगे उसके लिए जरूरी चीजें, कैसे करेंगे उसकी देखभाल? यहां तो हर पल मौत का साया मंडराता है। दोनों के मन में हजारों सवाल थे, डर था। लेकिन फिर जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा तो उस डर पर एक नई उम्मीद हावी हो गई। एक नन्ही जान, उनके प्यार की निशानी, उनके जीने की एक नई वजह। वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो इस सुनसान टापू पर उनके अकेलेपन का अंत था। उस दिन के बाद आर्यन जैसे पागल हो गया। उसके अंदर 10 गुना ज्यादा ताकत आ गई। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाले बच्चे के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में जुट गया। उसने दिन रात एक करके एक ज्यादा बड़ी और मजबूत झोपड़ी बनाई ताकि वो बारिश और जंगली जानवरों से पूरी तरह सुरक्षित रहे। उसने फल और खाने की चीजें इकट्ठा करने के लिए नए नए रास्ते खोजे। वो दोनों मिलकर आने वाले कल के सपने देखने लगे, एक ऐसे कल के जिसमें वो 3 होंगे, उनका छोटा सा परिवार। इस नन्ही जान की उम्मीद ने उन्हें वो ताकत दे दी थी जो शायद उनके पास पहले कभी नहीं थी। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार भी था और जिससे उन्हें डर भी लग रहा था। माया को दर्द शुरू हुआ। उस वक्त वहां कोई डॉक्टर, कोई दाई नहीं थी। था तो बस आर्यन, जिसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में हिम्मत थी। उसने उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जिनके बारे में माया ने उसे बताया था। उसने अपनी पूरी ताकत और प्यार से माया को संभाला। कई घंटों के संघर्ष और पीड़ा के बाद उस सुनसान टापू पर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। वो आवाज उस जंगल की डरावनी खामोशी को चीर गई। आर्यन के हाथ में एक नन्ही सी जान थी,
उसका बेटा। माया और आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, खुशी के थे। उन्होंने उसका नाम रखा साहिल, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनकर आया था। साहिल के आने से उनकी दुनिया ही बदल गई। अब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, साहिल की परवरिश, उसकी सुरक्षा। अब भूख उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि साहिल के लिए लगती थी। डर अब सिर्फ अपनी जान का नहीं बल्कि साहिल की जान का था। उन्होंने साहिल को इस जंगली दुनिया में जीना सिखाया। आर्यन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ले जाता और सिखाता कि कौन से फल तोड़ने हैं, कौन से जानवरों से दूर रहना है। माया उसे कहानियां सुनाती, लेकिन उसकी कहानियों के राजकुमार किसी महल में नहीं बल्कि घने जंगलों में रहते थे और राक्षसों से लड़ते थे। साहिल ने तैरना किसी स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि समुद्र की लहरों के साथ सीखा। उसने अक्षर किसी किताब से नहीं बल्कि रेत पर उंगलियों से लिखना सीखे। साहिल के लिए यही टापू उसका घर था, यही उसकी दुनिया थी। उसने कभी कोई गाड़ी नहीं देखी थी, कोई इमारत नहीं देखी थी, अपने माँ बाप के अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं देखा था। वो एक खुश मिजाज और जंगली बच्चा था जिसे अपनी छोटी सी दुनिया में कोई कमी महसूस नहीं होती थी। आर्यन और माया उसे देखकर खुश होते थे, लेकिन उनके दिल में एक डर हमेशा रहता था, क्या साहिल की पूरी जिंदगी इसी टापू पर गुजर जाएगी? 7 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इन 7 सालों में आर्यन और माया की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। अब वो सिर्फ 2 भटके हुए मुसाफिर नहीं बल्कि एक परिवार थे। उनका 4 साल का बेटा साहिल उनकी जिंदगी का केंद्र था। साहिल के लिए यही जंगल उसका खेल का मैदान था और समुद्र उसका दोस्त। उसने कभी अपने माँ बाप के चेहरे पर उस दुनिया की उदासी नहीं देखी थी जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। शायद आर्यन और माया भी अब उस पुरानी दुनिया को लगभग भूल चुके थे। बचने की उम्मीद अब एक धुंधली सी याद बनकर रह गई थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक आम सी दोपहर थी। आर्यन हमेशा की तरह टापू की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा आदतन समुद्र को घूर रहा था। तभी उसकी नजरें ठिठक गईं। दूर, बहुत दूर, जहां आसमान और समुद्र एक हो जाते हैं, वहां उसे एक चमक दिखाई दी। एक बहुत छोटी सी चमक, जैसे कोई सितारा दिन में निकल आया हो। उसने अपनी आंखों को मला। ये कोई धोखा तो नहीं? नहीं, वो चमक बढ़ रही थी, वो हिल रही थी, वो एक जहाज था। एक पल के लिए उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, माया। उसकी आवाज सुनकर माया साहिल को गोद में लिए दौड़ी आई। आर्यन ने कांपते हुए हाथ से उस चमक की ओर इशारा किया। माया की आंखों में भी पहले अविश्वास और फिर उम्मीद की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसने उसके पूरे जिस्म में सिहरन पैदा कर दी। ये उनका इकलौता मौका था। अगर ये जहाज निकल गया तो शायद दूसरा मौका कभी न मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत उस एक काम में झोंक दी। वो पागलों की तरह सूखी लकड़ियां और हरी गीली पत्तियां इकट्ठा करने लगे। उन्होंने चोटी पर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर बनाया, आग जलाई और उस पर गीली पत्तियों का अंबार लगा दिया। आग जली और गीली पत्तियों ने आसमान में धुएं का एक काला घना बादल बना दिया जो मीलों दूर से भी नजर आ सकता था। अब बस इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जिसमें हर एक पल एक साल जैसा लग रहा था। वे तीनों उस धुएं के निशान को और समुद्र में उस छोटे से धब्बे को देख रहे थे। साहिल अपने माँ बाप की घबराहट को महसूस कर रहा था और कसकर माया से लिपट गया। और फिर वो दूर वो छोटा सा धब्बा थोड़ा बड़ा हुआ। जहाज उनकी तरफ मुड़ रहा था। उन्होंने देख लिया था, उन्हें देख लिया गया था। आर्यन और माया एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। ये 7 साल का जमा हुआ दर्द था जो खुशी के आंसुओं में बह रहा था। उनकी मेहनत रंग लाई थी, उनकी प्रार्थना सुन ली गई थी। जहाज से एक छोटी नाव उनकी तरफ आती दिखी। आर्यन और माया की सांसें जैसे रुक सी गईं। 7 साल बाद वो अपने अलावा किसी और इंसान को देखने वाले थे। जब नाव किनारे पर पहुंची तो उसमें से उतरे लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। जंगली जानवरों की खाल पहने, बढ़े हुए बाल और दाढ़ी, धूप और वक्त के निशान लिए 2 इंसान और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा जो डर के मारे अपनी मां से लिपटा हुआ था। उन्हें बचा लिया गया। जब वो जहाज पर चढ़े तो ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। मशीनों का शोर, लोगों की भीड़, चमकदार लाइटें,
ये सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। 7 साल तक उन्होंने सिर्फ जंगल, समंदर और एक दूसरे की आवाज सुनी थी। साहिल के लिए तो ये सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसने पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखा था और वो डर के मारे अपनी माँ की गोद में छिप गया। और फिर वो दिन आया जब जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचा। 7 साल बाद आर्यन और माया ने उस दुनिया में कदम रखा जिसे वो अपना घर कहते थे। लेकिन अब ये घर उनका नहीं लग रहा था। गाड़ियों का शोर, ऊंची ऊंची इमारतें, भागते हुए लोग, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। दुनिया की नज़र में वो एक चमत्कार थे, मौत को मात देकर लौटे 2 इंसान। लेकिन उनकी कहानी का एक और पहलू भी था जिसे दुनिया अपनी नज़रों से देखने वाली थी। एक 29 साल का नौजवान और एक 39 साल की औरत और उनका एक 4 साल का बेटा। टापू पर वो एक परिवार थे। उनका रिश्ता ज़रूरत और प्यार की आग में तपकर बना था, जो हर कसौटी पर खरा उतरा था। लेकिन इस तथाकथित सभ्य समाज में उनके रिश्ते को हजारों नाम दिए जाने थे। क्या दुनिया उनके प्यार को समझेगी? क्या वो उस असाधारण रिश्ते को अपना पाएगी जो 2 इंसानों ने मौत के मुंह में एक दूसरे का हाथ थाम कर बनाया था? कहानी का अंत उनके टापू से बच निकलने पर नहीं होता। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अब जिंदा रहने की नहीं, बल्कि इस नई दुनिया में अपने प्यार और अपने परिवार को जिंदा रखने की थी। शहर की भीड़ में अपने बेटे साहिल का हाथ पकड़े आर्यन और माया एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या उनका वो प्यार जो एक सुनसान टापू पर पनपा था, इस इंसानों के जंगल में जिंदा रह पाएगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास था। शहर की भीड़ में लौटकर उन्हें लगा था कि उनकी परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। उनकी वापसी की कहानी हर अखबार और टीवी चैनल पर थी। लोग उन्हें सर्वाइवर कहते, उनसे हाथ मिलाते, तस्वीरें खिंचवाते। लेकिन जब कैमरों की चमक फीकी पड़ी और वो अपनी असली जिंदगी में लौटे, तो उन्हें एहसास हुआ कि इंसानों का जंगल उस टापू के जंगल से कहीं ज्यादा खतरनाक और बेरहम होता है। यहाँ हर नज़र में सवाल थे। आर्यन और माया की उम्र का फासला लोगों के लिए गॉसिप का विषय था। उनके रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पा रहा था। कुछ लोग तरस खाते तो कुछ पीठ पीछे उंगलियां उठाते। साहिल, जो समंदर की लहरों और जंगल की आज़ादी में पला बढ़ा था, वो शहर के बंद कमरों और स्कूलों के अनुशासन में घुटने लगा। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या हम वापस अपने बड़े वाले घर नहीं जा सकते? यहाँ न समंदर है न जंगल, मेरा दम घुटता है। एक रात बालकनी में खड़े होकर आर्यन ने माया का हाथ थामा और बोला, हम वहां मौत से लड़कर जीत गए माया, लेकिन यहाँ हम हर रोज अपनी पहचान से, अपने प्यार से और अपनी बेटी की मुस्कान से हार रहे हैं। हमने ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी थी। माया ने उसकी आंखों में देखा और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, हमारा घर वो शहर नहीं था जिसे हम छोड़ के आए थे आर्यन। हमारा घर तो वो था जो हमने उस टापू पर बनाया था, एक दूसरे के साथ। उसी पल उन्होंने अपना फैसला ले लिया। कुछ महीनों बाद शहर के शोर शरागे से बहुत दूर एक शांत पहाड़ी गांव में, जहां से नीला समंदर दिखाई देता था, एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर के बाहर आर्यन अपने अब 7 साल के बेटे साहिल को लकड़ी से नाव बनाना सिखा रहा था। साहिल खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी हंसी में वही जंगल की आज़ादी थी। पास ही में एक कुर्सी पर बैठी माया हाथ में गर्म चाय का कप लिए उन दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर 7 साल के संघर्ष का कोई शिकन नहीं था, बल्कि एक औरत का सुकून था जिसने अपना घर पा लिया था। उन्होंने शहर नहीं, शहर ने उन्हें खो दिया था। वो किसी टापू पर फंसे नहीं थे, बल्कि उस टापू ने उन्हें इस दुनिया की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। उनकी कहानी गुमनामी में खो जाने की नहीं, बल्कि गुमनामी में खुद को पा लेने की थी। और यही था उनकी दास्तान का असली और खूबसूरत अंत।